हम्म। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आप लोग अपने माइक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अनम्यूट करके। चलिए जी, शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। और सेशन स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली आपके माइंड में भी बहुत सारी क्वेरीज होंगी, क्योंकि स्कीम इज़ नाउ चेंज्ड। और अब जो है, सब पहले मुझे ये बताइए, आप में से किसी ने पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है? कोई भी, लाइक बी लॉ या सी लॉ, कोई इनमें से कोई एक आपने पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है? चैट में साथ साथ आपने रिस्पॉन्ड करना है। यस मैम, बी लॉ। सही। होपफुली अल्लाह करे आप जिसने पेपर दिया हुआ है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है, अगर हम बात करें कि जिस तरह इससे पहले जो थे, ये दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग थे। ठीक है, आपका बी लॉ और सी लॉ, उससे पहले एक साथ टेस्ट होते थे। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ टाइम पहले इनकी कंबाइंड टेस्टिंग होती थी। ठीक है, अब कंबाइंड टेस्टिंग के अंदर अगर हम देखें तो जो बी लॉ का सिलेबस था, उसके अंदर आपके पास इसी तरह पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट था, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स था। सही है, ये तीन मेन टॉपिक होते थे। सही है, और सी लॉ के अंदर आपके पास बस सेक्शंस थे, 1 से लेके 235 सेक्शंस थे जो कि करने होते थे। ठीक है, और उन सेक्शंस में से भी कुछ एक्सक्लूड होते थे। सही है? ये था कंबाइन। क्लास, जस्ट गिव मी अ मिनट।
अच्छा जी, रिज्यूम करते हैं। हम देख रहे थे, कुछ स्टोरी सी मैं आपको सुना रही हूँ कि हुआ कि पहले क्या होता था। कंबाइन था, बिजनेस लॉ। इससे पे कंबाइन से पहले भी आपको पता है अलग था, लेकिन फिर उन्होंने कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन में मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया है कि जी पार्टनरशिप है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और हमारे पास ये सेक्शंस थे। अब फिर क्या हुआ कि फिर उन्होंने इसको सेपरेट कर दिया। अब जब सेपरेट कर दिया, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो बी लॉ था उसमें बस पार्टनरशिप तो है ही है। पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इसके अलावा उन्होंने इसके अंदर कुछ और फर्दर अदर एक्ट्स डाल दिए जो कि छोटे छोटे थे, लेकिन स्टिल थे। इनके 5 अदर एक्ट्स डाल दिए, जो कि हर एक समझ लेगा 3-3 सफों का था, 3 पेजेस ईच का था। प्लस आपका एक फर्स्ट चैप्टर जो कि लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, इन डिटेल डाल दिया। लेजिस्लेशन कहते हैं कानून साजी को, ठीक है। तो यानी कि उसको अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि जी पहले 50 नंबर का टेस्ट होता था। आवाज अभी क्लियर आ रही है सबको? जी आवाज क्लियर आ रही है? काइंडली चैट में रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, अली, मोहम्मद जैन, जिशान, जहीर अहमद, आप सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ठीक है, ओके। अब सेपरेट किया, तो फिर कंपनी लॉ में भी उसने क्या किया कि जी आपको कुछ सेक्शंस उसने डिटेल से डाल दिए, कुछ ज्यादा चीजें डाल दी। फिर कंपनीज एक्ट 2017 आपको पता है वो भी आ गया, तो उसने वाइंडिंग अप का चैप्टर डाल दिया, ठीक है। तो चीजें उसने और डिटेल के साथ डाल दी, लेकिन उसके बावजूद भी ना डिटेल में कंपनी लॉ फिर भी इजी टू प्रिपेयर था। बी लॉ वाज डिफिकल्ट, ठीक है, बट कंपनी लॉ वाज इजी टू प्रिपेयर। इजी टू प्रिपेयर, इजी टू पास, इजी टू लर्न, सारी चीजें थी, ठीक है। इन्हें के सेपरेट करने के बाद भी कि उसको एक बड़ा पेपर बनाने के बावजूद भी वो स्टिल एक आसान पेपर था। लेकिन अब हुआ क्या है? अब हुआ क्या है? अब आपका पेपर उसने दोबारा से कर दिया है कंबाइन। अब कंबाइन करते हुए होना तो ये चाहिए था कि जैसे पहले था वैसे कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंबाइन करते हुए उसने क्या किया है कि इसी को उठा के पूरे को कंबाइन कर दिया। फर्क कहाँ है? जहां ये सिर्फ माइनस क्या चीज हुई है वो हम रेड से कर लेते हैं। जहां ये 5 अदर एक्ट्स थे तो ये 2 हो गए, ठीक है। बाकी सब वैसा ही है। वैसे ही पार्टनरशिप पूरा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरा, लेजिस्लेशन का चैप्टर पूरा। सिर्फ ये अदर एक्ट्स जो कि 5 थे उसने 2 कर दिए, 3 निकाल दिए। अब वो 3-3 सफ़ों के चीजें, सपोज 9 सफ़े निकल गए तो कोई फर्क पड़ेगा? जहां आपने इतने पेजेस याद किए, वो 9 सफ़े पढ़ने से क्या फर्क पड़ता था, ठीक है। और सी लॉ में से सिर्फ उसने वाइंडिंग अप का चैप्टर निकाल दिया। एक वाइंडिंग अप का चैप्टर निकाला, और अ लिटिल बिट ऑफ प्रोस्पेक्टस का हमारे पास एक चैप्टर होता था। इंट्रोडक्शन उसने दे दिया, जो डिटेल्स थी वो निकाल दी। और अगर मैं आपको सही माने में बताऊं कितने सफ़े होंगे, एग्जैक्टली 3। वाइंडिंग अप के ज्यादा से ज्यादा चलो 7 सफ़े थे, या चलो 10 कर लेते हैं। यानी कि उसने जब इन सिलेबस को उसने कंबाइन किया, तो अगर हम पेजेस को काउंट कर लें तो 10 प्लस 3 प्लस 9, तो ये 21 सफ़े उसने निकाल दिए। ये आपका माइनस हुआ है। इन दोनों पेपर को कंबाइन करके उसने क्या किया कि कंबाइन तो कर लिया, लेकिन माइनस क्या किया है, इतने पेजेस। अब कुछ चीजें जो आपको बतानी जरूरी हैं और डिटेल से बतानी जरूरी हैं। और डे 1, क्योंकि टुडे इज योर डे 1, दोनों सब्जेक्ट्स कंबाइन हो गए। अभी तक मॉडल पेपर आपकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं हुआ, ठीक है।
कि जी पेपर का पैटर्न क्या होगा, परसेंटेज क्या होगी, लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि पहले था कि सी लॉ एंड बी लॉ दे बोथ वर 50-50। ठीक है, 50 मार्क्स का पेपर सी लॉ से आता था, 50 मार्क्स का पेपर बी लॉ से आता था। ठीक है, पहले क्या होता था कि एमसीक्यूज भी 30 होते थे प्रीवियस। ठीक है, फिर उसने क्या किया, एमसीक्यूज जो है वो 15 मार्क्स से कर दिए। सही है, तो यही एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि हमारे पास एमसीक्यूज 15 के होंगे, 15 मार्क्स के। तो इसका मतलब है 7 इधर से हो गए तो 8 इधर से हो जाएंगे। सही है, और रिमेनिंग आपके पास यानी कि जो पेपर का पोर्शन आपके पास रह जाएगा, ठीक है, 85 मार्क्स का जो आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये आपका 15, दिस इज योर 85 मार्क्स का पोर्शन, जो कि डिवाइड हो जाएगा 50-50 में। हो सकता है ये 42 का हो जाए, ठीक है, हो सकता है ये 43 का हो जाए, लेकिन परसेंटेज इसी तरह रहेगी। अब प्रॉब्लम की तरफ आते हैं कि ये आपके सामने, सपोज अभी हमने इसको 49 कर दिया है, ये 51 हो गया, कि भाई पहले आप 100 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करते थे। ठीक है, अब प्रिपरेशन आपकी इस 50 मार्क्स के लिए। 100 मार्क्स के पेपर में अगर आपके सपोज 10 चैप्टर्स है, पहले कंपनी लॉ के 12 चैप्टर्स थे। ठीक है, तो 12 चैप्टर्स में से यू सपोज कि तकरीबन हर एक चैप्टर में से अगर हम इसको एवरेज आउट कर ले तो 7.5 7.8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा ही है। साथ अगर आप लोग अपने माइक इस्तेमाल करें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये एवरेज वैसे 8.3 बनती है, तकरीबन 8.3 8 पॉइंट, कि भी हर चैप्टर में से इतने नंबर का सवाल आ रहा है। ठीक है, अब चैप्टर की तादाद उतनी ही है। सही है, अगर हम आपको दिखाऊं मैं आपको कि ये हमारे पास बिजनेस लॉ है, और अगर आप इसके चैप्टर्स देखेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपको भी परेशानी होगी कि ये क्या हो रहा है। 15 चैप्टर। ठीक है, और साथ ही हम कंपनी लॉ खोलते हैं। अच्छा, ये बिजनेस लॉ है, ये रहा कंपनी लॉ। नहीं नहीं, बिजनेस लॉ, अच्छा सॉरी, दिस इज योर कंपनी लॉ पार्ट 2। ये ये रहा 10 चैप्टर, सो टोटल चैप्टर्स 25 चैप्टर हो गया। तो अगर आप यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जी ऐसा करते हैं, जिस हिसाब किताब से ये चल रहा है उसी के हिसाब किताब से बात करते हैं कि भाई 100 नंबर का पेपर है और 25 हमारे पास चैप्टर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर चैप्टर से कितने नंबर का सवाल आएगा जी? व्हाट डू यू थिंक? जी, 4 नंबर का सवाल, क्या ऐसा होता है कैप में कि 4 नंबर के सवाल आते रहे? Let's just give me a 1 minute.
चले जी। तो हम देखिए जी 4 नंबर का सवाल आएगा हर एक चैप्टर से सपोज, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? हमने आपने देखा था आपकी जो पिछली स्कीम थी उसमें आपके पास 3 तरह के सवाल थे। ठीक है, एक सवाल था जो कि आपका 4 से 5 मार्क्स का, देन आपके पास 6 से 8 नंबर का सवाल, और फिर 10 से 12 का सवाल। और मजे की बात है कि 10 से 12 का सवाल आपका कंपनी लॉ और बीला में नहीं पूछा जाता था, ये दोनों कैटेगरीज थी। लेकिन अगर सपोज हम कहते हैं कि जी हर चैप्टर से 4 मार्क्स का ही सवाल आएगा, इट मीन्स कि हर चैप्टर की परसेंटेज बराबर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं पॉसिबल हो सकता। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा क्लास। सो अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और अगर हम अपने चैप्टर्स को देखें, आपके सामने मैं चैप्टर्स लेके आती हूँ। ये देखिए, हर चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है 22 सफ़ों का है। सेकंड चैप्टर है आपके पास अगेन आपके पास 22 पेजेस का है। थर्ड वो आपके पास ये जो फोर्थ चैप्टर है 67 माइनस 45, आपको आइडिया ये होगा कि ये हमारे पास अगेन 22 पेजेस का है, 23 पेजेस का है। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट छोटा चैप्टर है, इसमें 5 पेपर ज्यादा है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आप आपको नजर आ रहा होगा हर चैप्टर की परसेंटेज भी डिफरेंट होती है, तो इस वजह से हमारे पास ये जो बात हम कर रहे हैं कि हर चैप्टर से 4 नंबर आएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आप ये भी तो ख्याल करें कि भाई सी लॉ से 50 मार्क्स टेस्ट होने हैं, बी लॉ से 50 मार्क्स टेस्ट होने हैं। पहले जब ये 100 होता था तो होराइजन बड़ा था। ठीक है, सपोज अब मैं आपको ना एक स्टूडेंट की तरह बताती हूँ, एक एज अ स्टूडेंट हम करते क्या है कि सपोज 15 चैप्टर है, मैं कहती हूँ मैंने चैप्टर 1 भी तैयार कर लिया, चैप्टर 2 भी हो गया, चैप्टर 3 भी हो गया। 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको जरा एडिटेबल वर्जन में ओपन करती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो अभी हो सकता है विद इन अ वीक आई कैप का मॉडल पेपर आ जाए। तो मॉडल पेपर आने के बाद जो है वो सिचुएशन या ये सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले भी फ्रॉम द डे वन यू हैव टू गेयर अप। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये पेपर अब आपका एक मुश्किल पेपर है। इट्स नॉट जैसे पहले हम कहते थे अच्छा थ्योरी का पेपर है, अकाउंटिंग पे जोर लगा लो, ये कर लो वो कर लो, नहीं, अब वो चीज नहीं रही। अब ये वो पेपर है जो जिसे हम कहते हैं ना फंसने वाला पेपर। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली उसकी शक्ल इख्तियार कर चुका है। ठीक है, जो हम कहते हैं बच्चे आपको ये टर्म तो मेरे से ज्यादा मालूम होगी कि यार ये नहीं पास होता, ये बहुत मुश्किल है पास करना। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिए। अच्छा, सो अब ये देखिए कि ये जो जो बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जिस पॉइंट की तरफ मैं आपको लाना चाह रही हूँ, कि पहले जनाब 100 नंबर का पेपर टेस्ट होता था। ठीक है, अब 100 नंबर के पेपर में सपोज हम कहते हैं कि यार मैंने चैप्टर 5 छोड़ दिया, मैंने चैप्टर 5 अटेम्प्ट नहीं किया दिस वन, बाकी मैंने कर लिया, मैंने चैप्टर 5 नहीं किया, और हो सकता है कि मैंने
चैप्टर 14 भी छोड़ दिया। ठीक है, तो सिंस 100 मार्क्स का पेपर है, हो सकता है चैप्टर 5 में से 4 नंबर का सवाल आया हो सकता है इधर से 3 नंबर का सवाल आया हो। चलो 7 नंबर का ही नहीं हुआ ना, बाकी तो सारा हो गया। बाकी जो 93 मार्क्स का पेपर था वो हो गया। लेकिन अब जब ये 50 नंबर का बनेगा, ऐसा ही है, तो हो सकता है जब ये 50 नंबर का है कि इस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में से ही एक सवाल 5 नंबर का आया, यहाँ से परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से 5 नंबर का आया, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच में से 6 नंबर का आ गया, यहाँ से 7 नंबर का आ गया। पार्टनरशिप से यूजली ज्यादा, क्योंकि 3-4 चैप्टर्स है तो 2 इधर से आ गया, 4 इधर से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मतलब होता है ना कि आपने एक चीज चॉइस पे छोड़ दी, तो आपके पास और ऑप्शन 93 मार्क्स हैं टू कवर डाटा। बट यहाँ पे अगर आपने सपोज ये छोड़ दिया, ठीक है, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली 45 मार्क्स। अब आपके पास जो एरेना है वो बहुत कम है टू कवर डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स वेरी रिस्की टू लीव सम टॉपिक अनप्रिपेयर्ड। क्यों? हो सकता है कि जनाब आपने ये सारे वाले चैप्टर ऐसा जबरदस्त पक्का रट्टा मारे, ये पक्का रट्टा, और आपने क्या किया कि ये वाले 3 चैप्टर छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, आया ही पेपर सारा इसमें से। उसने 12 नंबर का सवाल यहाँ से पूछ लिया इन तीनों से, और यहाँ से उसने सिर्फ 2 नंबर का सवाल पूछा। भाई 50 नंबर है, उसने बाकी जगह से भी लेना। हो सकता है कि वो इस एरिया को टेस्ट ही इतना कम करे, क्योंकि 50 नंबर को वो कहाँ कहाँ डिवाइड करेगा। अगर हम कहते हैं कि जी 4 नंबर का सवाल पूछे, तो दैट्स नॉट द आइडियल सिनेरियो। हो सकता है 4 नंबर के सवाल पूछ ले, लेकिन कितने पूछेगा? हो सकता है 5 पूछे, 6 पूछे। आपके पेपर में कितने सवाल आते थे 4 नंबर वाले? एक तो इशू ये आ गया। अब आज कहेंगे आज तो मैडम बस डरानों पे ही जोर दिया हुआ है, तो बात ही ऐसी है, मैं क्या करूं, मैं तो खुद परेशान हूं। ठीक है, तो एक तो चलो ये प्रॉब्लम आ गई कि भाई हमने कहा जी सबसे पहला प्रॉब्लम है सिलेबस। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम है डिवीजन ऑफ मार्क्स, कि भाई आप वो चॉइस वाली चीज इस तरह नहीं है कि चॉइस पे छोड़ दो। ठीक है, चॉइस वाला काम यहाँ पे नहीं है। अब तीसरी चीज जिसके ऊपर मैं आना चाह रही हूँ, और वो बड़ी मजे की चीज है। आपको याद होगा, अगर आप पुरानी वीडियोस देखें या पुराने सेशन देखें, या आपको थेरी का कोई भी पेपर उठा लें, उसमें एक चीज बड़े वो बताते थे कि भाई हर पेपर के अंदर 30 मार्क्स तकरीबन नॉलेज बेस्ड होते हैं, जिसको आम जबान में क्या कहते हैं? रट्टा क्रैमिंग। मुझे ये बताएं, इस पेपर में आपको रट्टा मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? रट्टा मिलेगा? 50 नंबर का कंपनी लॉ, 50 नंबर का बी लॉ, रट्टा की चांसेस होंगे? रट्टे वाले सवाल जैसे 100 नंबर के पेपर में 30 नंबर के सवाल, तकरीबन 30 से 35 नंबर का सवाल रट्टे वाले होते थे, कंपनी लॉ हो चाहे बी लॉ हो। क्या आपको इस पेपर में रट्टे वाली चीजें मिलेंगी? क्वेश्चन ऐसे होगा कि एक पोर्शन 50 का है और फिर दूसरा पोर्शन 50 का है, और उसी के अंदर रट्टे वाले सवाल भी होंगे। और 50 नहीं, सॉरी, आपके पास क्योंकि 15 मार्क्स के तो एमसीक्यूज हो गए, तो 40, 43, 42 मार्क्स के वाले इंडिविजुअल पेपर में आपको रट्टे वाले सवाल नजर आएंगे। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, एक्सप्लेन एंड लिस्ट। जी अभी आवाज क्लियर है? सो माय क्वेश्चन वाज कि आपको क्या ये इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रट्टे वाले सवाल मिलेंगे? बहुत मुश्किल है, ऐसा ही है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, होंगे, लेकिन 3-4 नंबर के।
ऐसा ही है, 3-4 नंबर के सवाल आपको मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेपर है, ये अब आपने कॉन्सेप्चुअली हर चीज को प्रिपेयर करना है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे ही था। तब ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी ऐसे 50-50 वाली, तब भी रटे वाले सवाल बहुत कम आते थे। यूजली जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता था ना, ये बी लॉ का, जो कि लेजिस्लेशन का है, बड़े गिने चुने सवाल होते थे और सबको पता होता था कि ये यहाँ से रटा आएगा। तो इसमें से वो 4 नंबर का सवाल पूछता था, जो कि हमेशा रटा था। ठीक है, उसमें वो कोई भी टॉपिक पे पूछ सकता है, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में पूछ सकता है, वो सोर्सेज ऑफ लॉ पे पूछ सकता है, वो लॉ मेकिंग पे पूछ सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे पूछ सकता है। ठीक है, तो एक बड़ी हमारे पास स्टेपल चीजें होती थी जिससे हम आइडिया कर सकते थे कि अच्छा ये चीज इस तरह होगी। ठीक है, अब किसी का कोई सवाल हो मीनवाइल? सो इस बिजनेस लॉ डायनामिक को हम कैसे लेके चलेंगे ये देखते हैं। हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे आपके रिजल्ट आने से पहले, हम बिजनेस लॉ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बिजनेस लॉ में भी हम उन टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे कि जो छोटे हैं पर मार्क्स के हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर हम अभी मैं आपको बताऊं कि बिजनेस लॉ की डिवीजन, जैसे मैंने आपको हल्की फुल्की बताई, लेकिन मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि हाउ बिजनेस लॉ डिवाइड कैसे हो रहा है। हमने कहा जी हमारे पास बिजनेस लॉ के अंदर फर्दर कुछ एक्ट्स हैं। बेटा आपने कंबाइन 50 मार्क्स लेने हैं, इंडिविजुअल पोर्शन की टेस्टिंग अलग अलग नहीं है। आपने अभी अगर सपोज किसी बच्चे ने बिजनेस लॉ या कंपनी लॉ का पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है, एंड सपोज उनका कोई एक पेपर पास हो जाता है, और जो कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए, ठीक है, कंपनी लॉ पास हो गया है या बी लॉ पास हो गया है, तो आई कैप ने बताया था कि वो ट्रांजिशन पेपर करेगा। ठीक है, कि वो क्या करेगा, आपको सिर्फ दूसरा हाफ देना होगा, फर्स्ट हाफ अगर सपोज किसी ने कंपनी लॉ का पेपर दे दिया है, ठीक है, तो जिन्होंने कंपनी लॉ का पेपर दे दिया है वो सिर्फ बिजनेस लॉ का पेपर देंगे। आई एम टॉकिंग फॉर दोज हु अपीयर इन कंप्लीट बी लॉ पेपर। आई एम प्रिटी श्योर कि ये आपका क्वेश्चन जो है ना, इससे पहले जो मैंने देखा है ना, वो ट्रांजिशन में ये होता था कि ऐसा नहीं होगा। ये आई कैप आप अगर ये समझ रहे हैं कि हमें वो जो 50 नंबर वाला पेपर है वो देना होगा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले जब ट्रांजिशन जब भी हुई है तो उन्होंने उनका पेपर अलग दिन लिया 100 नंबर का ही पूरा। सही है, फॉर इंस्टेंस अगर किसी बच्चे ने सी लॉ पास कर दिया है, ये उसका पास है। अब आपकी डेट शीट के अंदर होगा ये कि एक कंबाइन पेपर होगा, ठीक है, जो कि नॉर्मल सबका होगा, और एक ट्रांजिशन पेपर होगा जो कि बी लॉ का होगा, जो कि 100 नंबर का होगा। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग और आई एम प्रिडिक्टिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये मैं अब वो आपको बता रही हूँ जो इससे पहले हो चुका है। ठीक है, इससे पहले जो हो चुका है वो इसी तो होता है, ट्रांजिशन पेपर 100 नंबर का है। ठीक है, और इसके ऊपर लिखा होता था ये ट्रांजिशन पेपर है बी लॉ का। यानी कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप ये वाला पेपर देंगे, नो, ये उनके लिए होगा जिन्होंने असल में दोनों देने होंगे। क्योंकि आपको देखे ना कि एग्जाम हॉल है, एक ही हॉल है, उसमें पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आई कैप इस तरह की डिस्टरबेंस कभी क्रिएट नहीं करता कि आधे बच्चे पेपर देके चले जाओ और आधे वहीं पे बैठे रहे। ठीक है, इसकी डेट भी अलग होगी इस ट्रांजिशन की और इसकी भी अलग होगी, ये अलग लिया जाएगा, ये अलग लिया जाएगा। समझ रहे, क्योंकि इससे पहले स्कीम्स कहीं दफा चेंज हुई हैं, तो वहां पे इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिली है।
आप समझ रहे हैं? ओके, ठीक है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मतलब सिचुएशन वही हो जो आपके लिए बेहतर हो, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं फिर भी बताती चलूं कि ये जो 100 नंबर का पेपर है ना, ये पास करना आसान है, 50 नंबर का पास करना मुश्किल है। अगर 50 में से कोई एक सवाल, सपोज 10 नंबर का सवाल भी अगर मुश्किल आ गया, अगर हम कहते हैं कि सपोज सिचुएशन ऐसी होती है, वो कहता है कि नहीं तुम सिर्फ अपना 50 वाला पेपर सॉल्व करो, हम कहते हैं ठीक है भाई। अगर 10 नंबर का सवाल मुश्किल आ गया, नहीं हुआ, तो पीछे यू हैव 40 मार्क्स। यहाँ पे अगर 10 नंबर का मुश्किल आ गया तो कोई बात नहीं, 90 नंबर तो फिर भी है ना। आप ये देखें ना कि आपके पास डिफिकल्टी कैसे आती है, कि इस तरह आती है कि भाई अगर 50 नंबर हैं तो आपके पास सपोज 15 चैप्टर हैं या 10 चैप्टर हैं, ठीक है, और यहाँ पे 100 में 10 चैप्टर और 15 चैप्टर हैं, तो इसका मतलब है कि भाई अगर आप कोई टॉपिक छोड़ देते हो या अगर आपने सारा सिलेबस कवर किया तो हर टॉपिक में से सवाल तो आएगा ही आएगा, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। यहाँ पे अगर एक टॉपिक भी छोड़ दिया तो वो इतना बड़ा रिस्क होगा कि उसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे रिस्क आप बिल्कुल नहीं ले सकते, आपने जीरो रिस्क के साथ चल रहे हैं। रिस्क तो सीए में लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बहुत बहादुर बच्चे होते हैं जो ले लेते हैं, लेकिन इधर तो जीरो रिस्क है। यहाँ पे तो फिर चलो टॉलरेबल है कि आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, आपके पास मार्जिन है, यहाँ पे मार्जिन नहीं होगा, ठीक है। तो ये है कि डिफिकल्टी लेवल मैंने आपको बता दिया कि बढ़ गया है। अभी हम चल रहे थे, मैं आपको दिखा रही थी कि हम इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। हाँ, उससे पहले हम एक बात कर रहे थे कि ये किस तरह की डिवीजन है, उस पर वापस चलते हैं। हमने कहा था कि जी बी लॉ के अंदर बड़ी एक चीजें हैं कि फॉर इंस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है कि ये अच्छे खासे, इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 चैप्टर्स आते हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक, यानी कि 10 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ठीक है। बाकी मैथ्स खत्म करते हैं, ठीक है। अब 10 चैप्टर है, अब 10 चैप्टर की वेटेज क्या होगी? अब हमारे पास 45 नंबर है, तो हम समझ सपोज 15 वेटेज या 15 से 20 नंबर, ठीक है। अभी उसने अनाउंस नहीं की, लेकिन चले हम अपना, क्योंकि जो जाहिर बात है मुझे ही पढ़ाते हुए इसको तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, तो कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस है, कुछ मुझे भी आइडिया। तो अगले की बात कर, पार्टनरशिप की बात करें। अब पार्टनरशिप के अंदर आपको 3 चैप्टर नजर आते हैं, ठीक है, ये, लेकिन इन 3 चैप्टर्स की वेटेज जो है वो आपके पास 8 से 10 नंबर की है। अब मुझे ये बताएं कि आप 3 चैप्टर पढ़ के अपने 10 नंबर सिक्योर करेंगे या आप 10 चैप्टर पढ़ के पहले 20 नंबर सिक्योर करेंगे? ऐसा ही आसानी किसमें है कि यार पहले ये वाले 10 नंबर तो करो ना, ऐसा ही है, पहले ये वाले 10 नंबर होने चाहिए, फिर हमारे पास रह गया नेगोशिएबल। अच्छा, ये मैं आपको परसेंटेज एमसीक्यूज के बगैर बता रही हूँ, ठीक है। मैं यानी कि आप एमसीक्यूज आपको मैंने बता दिया है कि 15 नंबर का है, तो तकरीबन 7-8 हर पोर्शन से आएगा, अगर 15 नंबर के हुए, ठीक है, तो तकरीबन 7 से 8 हर पोर्शन के आएगा, तो आपके पास पीछे मार्क्स ही आपके पास 42-40 इस तरह रह जाते हैं। फिर आ गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपके पास तकरीबन 5 से 7 नंबरों का है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये भी आपके पास तकरीबन 5 नंबरों का हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह हमारे पास 40 मार्क्स बन जाते हैं। अब इसको आप 15 से 25 भी कर सकते हैं, 22-23 तक ये जाता है, सही है। तो अब आपके पास क्या आसानी है कि भाई ये देखो, ये 5 चैप्टर करो और अपने 15 नंबर सिक्योर कर दो, 15 से 20 नंबर,
सही है। यानी कि स्मार्ट स्टडीज क्या होती है कि आप वो वाला पोर्शन करें पहले जो इसके मार्क्स ज्यादा हैं, रादर देन मैं पहले ये 10 चैप्टर करूं, मैं पहले इस पोर्शन को करूं और अपने पेपर का हाफ, यानी कि जो 40 में से भी जो हाफ पोर्शन है 20 नंबरों का, वो तैयार कर लूं। ठीक है, यानी कि अगर आप मिनिमम देखें तो आपके पास 18 नंबर तकरीबन और मैक्सिमम आपके पास 22 नंबर बनते हैं। ठीक है, तो हम इसी स्ट्रैटेजी को लेके चलेंगे कि पहले वो चैप्टर्स हम करेंगे जो कि मार्क्स गेनिंग है, जिससे हमें श्योर हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि जो चीज़ हम पहले करते हैं एग्जाम तक पहुंचने पहुंचने तक वो हमारी सही पक्की हो जाती है, फिर हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सही है। सो हम अब आपकी क्लास का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 1.5 आवर्स होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। हमने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। 25 चैप्टर्स मैंने आपको दिखा दिए। ये भी बता दिया कि कंबाइन करने के बाद उसने खाली आपके 10 से 12 सफ़े निकाले हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा माइनस नहीं हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाँ जी चीज़ें ज़्यादा कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पेपर मुश्किल पेपर बन गया है। ठीक है, तो पार्टनरशिप हमारे पास है। सही है, हम इंशाल्लाह कल से इसको स्टार्ट करेंगे। एंड देन हमारे पास आप देख लें कि हम रिजल्ट से पहले अपना पार्टनरशिप के जो चैप्टर्स हैं इनको कंप्लीट कर लेंगे। ना सिर्फ इसको बल्कि हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी आधा हो जाएगा, बल्कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास दो एक्ट जो है, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये दोनों एक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, जो मैंने आपको बताया, जो छोटे चैप्टर्स जिसके अंदर दो एक्ट हैं वो, और फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब उसके साथ भी क्या होगा कि हम इंशाल्लाह नवंबर के अंदर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो स्टार्ट करेंगे। बट नवंबर का फुल महीना हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे ताकि हमारी उसकी जो बेस है वो क्लियर हो जाए। जैसे ही हमारा 1 दिसंबर स्टार्ट होगा तो हम साइड बाय साइड दोनों क्लासेस को लेके चलेंगे। ठीक है, हम 1 आवर कंपनी एक्ट, 1 आवर हमारे पास जो बिजनेस लॉ है उसको लेके चलेंगे। और ये सिर्फ हम दिसंबर के मंथ में करेंगे ताकि हमारा सिलेबस एक तो टाइमली कंप्लीट हो। दूसरा, अगर आप देखें कि हम हर चैप्टर के एंड पे उसके पास पेपर्स पे अगर चैप्टर एक सफ़े का भी है, ठीक है, तो एक पूरा दिन हम, ये आपको नजर आ रहा होगा, फॉर इंस्टेंस दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, आप देख लेंगे 2 दिन स्पेसिफाइड फॉर द पास पेपर्स। ठीक है, हमारे पास सेकेंड चैप्टर्स है, 2 days आर डेडिकेटेड फॉर पास पेपर्स। अब थर्ड हमारा चैप्टर छोटा है लेकिन इसके पास पेपर्स क्योंकि ज्यादा है, हमने फिर भी 2 दिन रखे हैं, सीधा 4th चैप्टर। सो हर चैप्टर के मुताबिक मैंने उसके पास पेपर, सपोज किसी के टॉपिक के साथ, फॉर इंस्टेंस जो हमारे पास चैप्टर 4 है, इसके ये जो हर दिन पे एक एक आपको टॉपिक नजर आ रहा है, कोअर्जन, तो हम उसी दिन इसके पास पेपर्स भी करेंगे। फ्रॉड उसी दिन इसके पास पेपर्स भी करेंगे, इसलिए आपको इसके पास पेपर्स में सिर्फ एक दिन नजर आएगा यहाँ पे वेजरिंग पास पेपर। वो इसीलिए है कि मैंने जो प्लान किया है कि टॉपिक किया, टॉपिक के साथ पास पेपर्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि उनके पास पेपर्स उन्हीं के साथ किए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि सवाल उन्हीं में से होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो कलेक्टिव होते हैं, सवाल जनरल होता है, तो हम वो एंड पे करेंगे। सो पास पेपर्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा किसी भी किस्म का। ठीक है, आप लोग चाहे तो अपने पास अच्छा मजे की बात है, आई कैप ने सारे पास पेपर्स उठा लिए वेबसाइट के ऊपर से। ठीक है, तो वेबसाइट के ऊपर से तो आपको नहीं मिल सकते, मेरे पास है, मैं आप एक गूगल ड्राइव पे उसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगी, उस पर सारे पास पेपर्स अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा सर आतिफ आबिदी की किताब है जो पास पेपर्स की, अभी न्यू स्कीम के मुताबिक अभी तक पब्लिश नहीं हुई, लेकिन पुरानी उनकी चल रही है और पुरानी मेरे पास सॉफ्ट में भी है, वो मैं आपसे शेयर कर लूंगी। वो किताब आपके पास मस्ट होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। पास पेपर्स पे एम्फेसिस हमारा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब आप ये देखें दिसंबर के मंथ में हम दोबारा इसको 2 आवर की क्लास को दोबारा 1.5 आवर की क्लास में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिसंबर का मंथ हम 1 आवर कंपनी लॉ पढ़ेंगे, 1 आवर बी लॉ पढ़ेंगे, टाइमिंग्स चेंज कर लेंगे, बीच में गैप रखेंगे। ठीक है, हो सकता है अर्ली मॉर्निंग हम बी लॉ पढ़ ले, इसी तरह दिन के टाइम पे हम सी लॉ पढ़ ले, जैसे आपको कन्वीनियंट लगेगा उसके मुताबिक हम इसको प्लान आउट कर लेंगे। बट दिस इज जस्ट फॉर अ मंथ कि हम इन दोनों को इस मंथ में एक साथ लेके चलेंगे, ताकि क्योंकि यहाँ पे कंपनी लॉ का बेसिक है
और यहाँ पे भी इजी चैप्टर्स चल रहे हैं, तो इसी वजह से जहाँ पे इजी चैप्टर्स हैं वहाँ पे हम साइड बाय साइड क्लासेस को लेंगे और उसके बाद दोबारा हम स्टैंड अलोन क्लासेस लेंगे। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि हमारा लास्ट वीक डिस्पाइट द फैक्ट कि हम सारे पास पेपर्स हर चैप्टर के बाद कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि हर चैप्टर से चैप्टर 9 एंड पास पेपर, चैप्टर 8 देखें 2 ही दिन का ही है लेकिन पास पेपर्स उसके साथ हैं, 7 है पास पेपर साथ हैं, और एंड पे हम एक्सक्लूसिव क्लासेस करेंगे जिसके अंदर हम पूरा पूरा पेपर एक क्लास के अंदर अटेम्प्ट करेंगे। दो ये पेपर्स, क्योंकि आपको नजर आ रहा है फॉर इंस्टेंस दिस इज कंपनी लॉ का पेपर, ये बी लॉ का पेपर, ये उस तरह का पेपर नहीं होगा जिसमें 50-50 की डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन सिंस क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चंस या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट या वेटेज या क्वेश्चन का जो तरीका है वो आई कैप का चेंज नहीं होता। सही है, आई कैप के क्वेश्चन की कम्प्लेक्सिटी में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे कैसा भी क्यों ना, आई कैप का क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड है। 11 AM to 2, so kindly confirm क्लास, नहीं क्लास आपकी 11 से 12:30 होगी। ठीक है, वहां पे बेशक है लेकिन जो आपका यहाँ पे टाइम आ रहा है ना जूम पे, वो 12:30 तक है। ठीक है, दिसंबर के मंथ में मैंने आपको बताया कि आपकी 2 क्लासेस होंगी, 1-1 घंटे की, अलग अलग होंगी। सही है, उसका टाइम में मैं एक साथ नहीं रखूंगी बिल्कुल भी, कि ऐसा नहीं होगा 2 घंटे हमें एक पहला घंटा कंपनी लॉ दूसरा नहीं। हम उसको जो इजी चैप्टर्स हैं आपके, ऐसे चैप्टर्स हैं जो 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, बी लॉ का भी और सी लॉ का भी। ठीक है, शुरू में क्योंकि चीजें आपको पता है बेस बनानी होती है, टाइम भी ज्यादा चाहिए होता है, तो 1.5 आवर इज गुड इनफ। और ये मत सोचिएगा कि 1.5 आवर हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे, नहीं, हम हर टॉपिक का पास पेपर करेंगे। क्लास की रूटीन ये होगी, कुछ चीजें मुझे आपसे चाहिए। ठीक है, क्लास की रूटीन ये होगी कि सपोज अभी तो हमारी क्लासेस स्टार्ट है, हम पढ़ेंगे क्लास में इंट्रो जो भी टॉपिक है, और फिर मैं आपको क्लास में ही टाइम दूंगी कि अभी आप इसको खुद पढ़ें, और फिर मैं आपसे सवाल भी करूंगी। ठीक है, हो सकता है मैं किसी एक बच्चे से कहूँ कि अब आपने मुझे ये सारा सुनाना है, बताएं, समराइज करिए, नहीं कि वो एग्जैक्ट अंग्रेजी में समराइज करें, और फिर उसी में हम एक आध पास पेपर्स कर लेंगे। क्योंकि जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी लॉ, फिर सिलेबस इतना ज्यादा है कि अगर हमने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट नहीं की तो मेरा काम, मैं तो पढ़ाती रहूंगी, आपको याद नहीं होगा। सो हम विद इन द क्लास ही हर टॉपिक को याद भी करें। सही है, विद इन द क्लास। ठीक है, और ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये मैं जरूर बार बार कह रही हूँ कि पेपर बहुत मुश्किल है, पेपर बहुत मुश्किल है। क्यों? सिलेबस ज्यादा है, सिर्फ इस वजह से कि चीजें ज्यादा याद करनी है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि जिस तरह कम आप अकाउंटिंग का सवाल करते हैं या ऑडिट का सवाल करते हैं कि एक सवाल को करने में आपका अच्छा खासा टाइम लगता है, या एक पेज को पढ़ने में, ऑडिट का एक पेज पढ़ने में हर लाइन के अंदर कोई ना कोई चीज बात होती है। ठीक है, तो आपको टाइम लगता है। हो सकता है हो सकता है कि आपने एक पैराग्राफ को पढ़ने में 15 मिनट लगा दी, 20 मिनट लगा दी, लेकिन यहाँ पे इस सफे को पढ़ने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, इस पूरे सफे को। ठीक है, अगर सपोज ये, अगर ऑडिट का पैराग्राफ होता, ठीक है, इधर हम जाते हैं, इधर हम इसको एडिट कर सकते हैं। सपोज दिस वन, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर ये ऑडिट का पैराग्राफ होता, ये वाला, ये वायर टू अप्लाई इन प्रैक्टिकल लाइफ, तो हो सकता था इस पे 10 मिनट लगे। क्यों? ऑडिट की हर एक लाइन में यहाँ पे एक वर्ड, दूसरा वर्ड, उसका एक खास मीनिंग है, इसका एक खास मीनिंग है, हर लाइन का जो हर लाइन के अंदर जो वर्ड्स हैं, दे हैव सम बैकग्राउंड ओवर इट। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, लॉ के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि हर लाइन के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं, बस एक सिंपल सी बात है, लिखी हुई है, दैट्स इट। इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये चीज है। ठीक है, अगर हम सपोज कोई खोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, जी प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, कहाँ से आता है, कैसे इलेक्ट होता है, ठीक है, उसको कौन सपोर्ट करता है, उसके पास कितनी पावर है, दैट्स इट। लेकिन अगर ये 3 पॉइंट्स ऑडिट के होते तो इसके एक एक वर्ड का कोई खास मीनिंग होता। ये मटेरियल है, ये मिसस्टेटमेंट है, ये स्केप्टिसिज्म है, ये नॉलेज है,
ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, हर लव्स का बैकग्राउंड होता है, यहाँ पे ऐसा हर किस नहीं है। सो इस पूरे सफ़े को पढ़ने में, ठीक है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट योर ऑडिट पेज जिसको पढ़ने में आपको घंटा लग जाएगा। मैक्सिमम 10 से, अगर आप 10 से 15 मिनट से ज्यादा इस पे लगा रहे हैं, इसका मतलब यूर वेस्टिंग योर टाइम। आप पढ़ नहीं रहे, आप फोकस नहीं है, आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे। ठीक है, आपको पता है अक्सर आप लोग कैसे पढ़ रहे होते हैं, मैं आपको बताती हूँ ऐसे पढ़ रहे होते हैं। द सीट्स फॉर नेशनल असेंबली आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रोविंसेस। द सीट्स फॉर द नेशनल असेंबली कोई 40 दफा पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मतलब नहीं पता होगा। सिंपल पढ़ना क्या है, मैं आपको हमेशा एक चीज बड़ी वो करती हूँ। आजकल मैं देख रही थी कि वो एक सिंगर है, उनकी एक एनजीओ है जिंदगी ट्रस्ट। तो उसके ना इंस्टाग्राम पे काफी वो उसके वो आ रहे थे, उसके स्पॉन्सर्स मैसेजेस। तो उसमें एक छोटी सी बच्ची होती है, वो बात कर रही होती है उसी से। तो वो उसको करेक्ट करता है कि आप अंग्रेजी सही नहीं बोल रही हो। तो उसे कहती है, भाई बात सुनो, मेरी जो घर में जुबान है वो है पंजाबी। ठीक है, उर्दू मैंने स्कूल आके सीखी, और इंग्लिश यहाँ पे मीडियम है। तो इंग्लिश मेरी तीसरी जबान है। तो माई फर्स्ट लैंग्वेज इज पंजाबी। मुझे पंजाबी में सब कुछ आता है, मुझे पंजाबी में ख्वाब आते हैं। उसने कहा आपको ख्वाब किस जबान में आते हैं? अंग्रेजी में आते हैं? नहीं, पंजाबी में। सो आपकी भी जो नेटिव लैंग्वेज है, आपको भी चीजें उसी में समझ आती हैं। तो आपने जब भी लॉ पढ़ना है, जो चीज पढ़नी है, उसको अपनी जो भी वट एवर योर जबान है उसमें सब। ठीक है, कि भाई नेशनल असेंबली में जो सीटें हैं, जो प्रोविंसेस हैं, उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक तय होती हैं। ठीक है, पंजाब है, उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब है नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें पंजाब की होंगी। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन सबसे कम है, तो उसका मतलब है उसकी सबसे सीटें सबसे कम होंगी। सिंपल। जो वट एवर इज योर लैंग्वेज, आपने उसमें उस चीज को समझना है, और फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर लेंगे अंग्रेजी में विद अ प्रॉपर टेंस। ठीक है, कि भाई आपका टेंस खराब ना हो। लेकिन समझना, याद करना, आपने अपनी ही उस लैंग्वेज में। बुक कौन सी यूज करनी है, नहीं नहीं, आर्टिकल नंबर नहीं याद करना होता। ठीक है, बुक आपने यही दो किताबें इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा कोई और किताब इस्तेमाल नहीं करनी। नो अदर बुक। ये किताब बहुत अच्छी बनी हुई है। अगर आपको मैं इस किताब को दिखाऊं कि भाई मैं इसकी क्यों इतनी तारीफ करती हूँ। ठीक है, अगर हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 तो आपको पता है, बस ऐसे रट्टे वाला चैप्टर है। चैप्टर 2 दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, आपका कोई भी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आपको हर जगह एग्जाम्पल मिलेगी उसको समझने के लिए। ये देखिए, एग्जाम्पल 1। ठीक है, फिर अगली 2 लाइनें आ गई, उसको समझने के लिए भी उसने एग्जाम्पल आपको दी। फिर अगला पॉइंट आया, उसको समझने के लिए भी उसने आपको एग्जाम्पल दे दी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आया, फिर और मजे की बात, जब ये अभी आपको सारी एग्जाम्पल्स नजर आ, जब ये टॉपिक खत्म होगा, यहाँ पे देखें 11 12 13, जहां पे इस टॉपिक से पास पेपर में सवाल आया हुआ है, वो भी इसी किताब के अंदर मौजूद है। किस नाम से, अभी आपको दिखाती हैं। देखिए, सारी एग्जाम्पल्स चलिए, आप ये देखिए, 2 2 लाइन एग्जाम्पल बड़ी है, यानी कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे 2 लाइनों का, एग्जाम्पल देखिए 3 लाइनों की है। कि भाई उसने आपको ये आपको जो शॉर्ट बुक्स या हेल्पिंग बुक्स हैं, वहां पे ये चीज नहीं मिलेगी। अब ये देख, दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर पास्ट पेपर्स। इससे अच्छी बात क्या है कि आपकी किताब के ऊपर ही पास्ट पेपर हैं, यही किताब है, कहीं और नहीं जाना। एग्जाम्पल पढ़ो, यहीं पे उसी टॉपिक का सवाल पढ़ो। ठीक है, अब ये पास्ट पेपर्स है सारे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ऑफ दीज आर, ये देखें, अब आपको सारे पास्ट पेपर्स आपको यहाँ किताब पे मिलेंगे। तो होगा क्या कि आपने अब अभी देखें, इस रेवोकेशन का जो ये देखिए, टाइम फ्रेम आफ्टर विच द प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड, ये तमाम चीजें उसी टॉपिक से रिलेटेड, और यही उसके सारे पास्ट पेपर्स के सवाल। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि आपका मेजॉरिटी रीसेंट अटेम्प्ट वाले नहीं होते। फॉर इंस्टेंस, जो अभी आपकी
अटेम्प्ट गुजरी है ऑटम की या स्प्रिंग की, उसके इनके पिछले 2 अटेम्प्ट के सवाल नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। तो इससे अच्छी बात क्या है? फिर आपके पास अगर आप जिस तरह फॉर इंस्टेंस ये देखें, चैप्टर एंड के पे समरी बनी हुई है जिसको स्टिकी नोट्स कहते हैं। यहाँ से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है। अच्छा, इस चैप्टर में क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है। क्यों? आखिरी दिन जब आपने पढ़ना होगा तो आप 25 चैप्टर तो नहीं याद करके उसी वक्त करेंगे, इतना तो टाइम ही है। आप यहीं से इन्हीं समरी से, अच्छा इस चैप्टर में ये था, ये पॉइंट था, ये कॉन्सेप्ट था, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, ओके डन, अगला चैप्टर। ठीक है? तो अगले चैप्टर में भी अगर आप स्टार्ट करेंगे, तो आपको सबसे पहले ये एट अ ग्लैंस मिलता है कि भई इस चैप्टर में पढ़ना क्या-क्या है। समटाइम्स आपके पास टाइम कम होता है कि आप जो है, अगर सपोज़ आपने वो चैप्टर नहीं देखा, आपके पास टाइम कम है उसको प्रिपेयर करने के लिए, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में ये चीज़ है, और उसके बाद स्टिकी नोट्स पे चले जाएँ। ठीक है? अच्छा, इस कॉन्सेप्ट लेने के लिए कि अच्छा इसमें है क्या? फिर आपको इसमें यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, आपके पास इवन एमसीक्यूज भी हैं। ठीक है? वो एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स के नहीं है, वो जनरल है। पास्ट पेपर्स वाले ये ना उनका पास्ट पेपर का लेवल है। ये जो एमसीक्यूज हैं जस्ट इजी पीजी एमसीक्यूज हैं, पास्ट पेपर का लेवल वाले नहीं है। पास्ट पेपर के लेवल वाले के लिए आपको पास्ट पेपर ही देखने पड़ेंगे। ठीक है? कोई सवाल किसी का? एनी क्वेश्चन? अच्छा, तो कल से हम शुरू करेंगे। आज मैंने आपको सारा ब्रीफ कर दिया है, गाइड कर दिया है। कल से हमारा प्रॉपरली सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? और आई वांट योर कमिटमेंट फ्रॉम द डे वन। ये मुझसे नहीं बल्कि आपकी अपने आप से कमिटमेंट होनी चाहिए। ठीक है? कि आपने इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है? आपने, इफ यू वांट टू पास दिस पेपर, अब ये पेपर क्योंकि वो जस्ट आप लोग हैं, आप में से मेजोरिटी का ऐसा किसी एक ने कहा कि मैंने बी लॉ दिया हुआ है। ठीक है? तो अब क्या है कि जिन्होंने बी लॉ दिया हुआ है, अल्लाह करे उनका बी लॉ पास हो जाए। लेकिन अगर सपोज आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने आप ऐसे ही कंबाइन में इसको पेपर देना है, तो अब याद रखिएगा कि आपकी जो एफर्ट है वो 100% इसके लिए चाहिए। अकाउंटिंग आप कर रहे हैं, ऑडिट पढ़ रहे हैं, या कोई और सब्जेक्ट साथ ले रहे हैं, दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट एंड टफ। ये वो पेपर है जो तंग करेगा। ठीक है? और मैं नहीं चाहती कि आप लोग आज डे वन से अपना इसके कर लें कि भाई मैंने अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके जाना जहाँ पे आप लिटरली देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो 3-3 4-4 अटेम्प्ट इस पेपर की दे चुके होंगे। ठीक है? सो आपने अपने आप को उस सिचुएशन से बचाना है, और उस सिचुएशन से बचने का बेहतरीन हल है आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालें। और उसके लिए आपको अभी से पढ़ना है। टुडे इज 22 सितंबर, और आप ये समझ लें सितंबर का महीना खत्म हो गया, तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, मार्च में आपके पेपर होते हैं, तो फरवरी के मंथ को तो आप ऐसे ही करते हैं। तो 4 महीने हैं जिसमें आपने ये 2 किताबें पढ़नी भी है, याद भी करनी है, कॉन्सेप्ट भी लेना है, प्रिपेयर करना है, आई कैप के लेवल का तैयार करना है। अगर तो चलो बीकॉम वगैरह या कुछ इस तरह की होती तो चलो एक सिनेरियो डिफरेंट है, बट दिस इज आई कैप। आई कैप नहीं बख्शता, आई कैप नहीं स्पेयर करता। आई कैप के क्वेश्चंस का लेवल जो है, जो स्टैंडर्ड है, वो बहुत हाई है। ठीक है? हाँ, ये मैं नहीं कहूंगी कि भाई आपका पूरा का पूरा पेपर टफ ही होगा, उसमें आसान सवाल भी होंगे। ठीक है? लेकिन अगर वो टफ सवाल अगर आपने छोड़ा हुआ, सपोज चॉइस पे, और वही 12 नंबर का सवाल था, फिर, क्योंकि जैसे मैंने कहा पार्टनरशिप के जो 3 चैप्टर्स है, इनसे तकरीबन 12 से 15 नंबर के सवाल आते हैं, और वो सवाल जबरदस्त सवाल होते हैं। मैं आपको अपने डाटा बैंक में से जो मेरे पास पास पेपर्स, कंबाइंड पास पेपर्स है, वो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो उससे आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि सवाल इजी नहीं होता। ठीक है? हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मैं अगर कहूंगी कि रट्टे वाला सवाल आता है, वो जो 5-6 नंबर का सवाल है, दैट इज रट्टे वाला सवाल। ठीक है? तो वो है, लेकिन पार्टनरशिप से नहीं। फिर आ गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर ही 10 है, यानी कि आप 10 चैप्टर करें, उसमें से कुछ आसान होंगे, कुछ टफ होंगे।
अब वो कौन से चैप्टर से आसान होगा, कौन से टफ होगा, वो सर्टेन करना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो स्पेसिफाई है, जो मुझे पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से यूजुअली आपका रटे वाला सा, ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप से हरगिज ऐसा नहीं है। तो ये आपके पास होराइजन है सारा अपनी स्मार्ट स्टडीज करने का, उसको देखने का कि आपने, और यही स्मार्ट स्टडी आपको पता है आई कैप के हर पेपर के लिए बहुत जरूरी, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको, आज तो मैंने आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ऑलमोस्ट दे दी हैं, लेकिन साथ साथ हर चीज को हम दोबारा से मैं आपको बताती रहूंगी कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। व्हाट अबाउट ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस? बिल्कुल, ये जो हमने हर चैप्टर एंड पे 2 दिन रखे हुए हैं, ये इसीलिए तो रखे। एक तो हम साथ साथ भी करेंगे एग्जाम्पल्स, जिस एग्जाम्स हम टॉपिक पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स मैं आपको क्लास में करवाऊंगी। ये एग्जाम्पल करें, ये एग्जाम्पल करें, ये एग्जाम्पल पढ़े, ठीक है, फॉर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। लेकिन ये जो बाकी जो हमने 2 दिन रखे हुए हैं हर चैप्टर के एंड पे, ये इसीलिए है। और फिर हमने लास्ट एक वीक पूरा इसलिए रखा है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? जी, कोई और सवाल किसी का? ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस का मतलब है आई कैप के सवालों का जवाब देना कैसे है, लिखना कैसे है। और लिखने का से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सवाल को पढ़ना, ठीक है। मैम अगर सी लॉ को अटेम्प्ट कर रहे हैं और एमसीक्यूज में बी लॉ का भी अटेम्प्ट हो जाए। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं ना अली, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, किसी बच्चे ने सवाल किया था, मैं दोबारा बताती चलूं कि जब ट्रांजिशन पीरियड होता है, ट्रांजिशन पेपर होता है, तो ऐसा नहीं होता कि वो आपको कंबाइन, आप खुद सोचें, आई कैप है और एक कंबाइन पेपर हो रहा है सी लॉ प्लस बी लॉ का। आई कैप ये करेगा कि भाई अच्छा, जिसका सी लॉ का पेपर आ रहा है, जिन्होंने दोनों देने हैं बोथ, वो भी इसी हॉल में बैठ जाएं, जिनका सी लॉ का भी है वो भी बैठ जाए, और जिनका बी लॉ वो भी बैठ जाए। डू यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम आई कैप? ऐसा कभी आई कैप करेगा कि भी बोथ वाले भी बैठ जाएं? बोथ वाले जो है वो जो है 12:15 पे निकलेंगे, और जो सी लॉ वाले हैं वो 11 बजे निकलेंगे, और बी लॉ वाले भी 11 बजे निकलेंगे। डू यू थिंक आई कैप ऐसा करेगा? एक ही हॉल में सबको बिठा दे? नो, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरे ख्याल में आपके साथ, एक, ये एक मिनट, ये यहाँ पे मैं लिख रही थी कि जी सी लॉ और बी लॉ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भी बोथ वाले इतने बजे निकलेंगे, सी लॉ वाले इतने निकलेंगे। कैसे पता चलेगा सी लॉ वाला कौन सा है, बी लॉ वाला कौन सा, अगर एक हॉल में बैठे हो? तो यूजली ये होता है, मैंने पहले बताया था कि जब डेट शीट आती है, कंबाइन पेपर किसी एक दिन अलग होता है, सपोज 22 को कंबाइन पेपर है और ट्रांजिशन पेपर 23 को है। और ट्रांजिशन पेपर हर किस 50 नंबरों का नहीं होगा, वो पूरे 100 का ही होगा, ठीक है। ट्रांजिशन पेपर, ये मैं वो बता रही हूँ जो पहले हो चुका है, इन द पास्ट ईयर्स जो हो चुका है वो ये है। आई कैप किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रखता, किसी किस्म का रिस्क नहीं लेता। तो अगर नो रिस्क सिनेरियो की बात करें, तो उस नो रिस्क सिनेरियो में ये होगा कि ये जो बोथ वाला पेपर है, सपोज अगर 22 को होगा, कंपनी लॉ का पेपर 23 को होगा, बी लॉ का पेपर 24 का होगा, और ये सारे सारे पेपर 100 नंबरों के ही होंगे। नो कंफ्यूजन, ठीक है। बट दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू इज बेस्ड ऑन द व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। ठीक, हमें थोड़ा सा वेट करते हैं जी, 100 का ही समझ करके तैयारी करनी है।
आप लोगों ने हरगिज 50, क्योंकि देखिए ना, आप खुद सोचें कि ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। आई कैप के आपने इतने पेपर दे चुके हैं कि भाई एक ही हॉल में सब बैठे हों, पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों? वो इतनी कंफ्यूजन थोड़ी वो मचाएंगे। आई कैप कभी ऐसे करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सही है। तो अगर सपोज एक दिन भी हुआ, अगर आई कैप बहुत अरेंजमेंट्स करता है तो हॉल्स अलग होंगे, सब कुछ अलग, लेकिन पेपर फिर 50 नंबरों का नहीं होगा, पेपर 100 नंबर का ही होगा। ठीक है, लेकिन हम वेट करते हैं। अभी जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ ही दिनों में एक तो मॉडल पेपर भी आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो मॉडल पेपर है और ये जो रिमेनिंग गाइडलाइंस हैं, परसेंटेज हर एक की, ये सारी चीज़ें सिलेबस वाइज शेयर हो जाएंगी, क्योंकि आई कैप की वेबसाइट के ऊपर अभी कुछ नहीं है। मैंने जो देखा है, ये देखें, दिस इज योर आई कैप वेबसाइट। कैफ खोलें। अगर आप पहले, आपको याद होगा, हर पेपर खोलते थे तो उसकी ना बुक्स के साथ साथ उसके पास पेपर, उसकी हर चीज खुलती थी। अभी सिर्फ बुक्स खुल रही है। ठीक है, यूजली ऊपर टॉप पे सिलेबस होता था, मॉडल पेपर होता था, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों में ये तमाम चीजें आ जाएंगी। लेकिन सिंस हमें आइडिया है कि पहले पास्ट में क्या हो चुका है, तो हमें उसके मुताबिक अपनी तैयारी कर लेनी है, स्टार्ट कर लेंगे, एक दिन भी जाया नहीं करना। ठीक है, नॉट अ सिंगल डे। अच्छा, मैंने अपना शायद इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। वो मैंने शायद इसीलिए नहीं कराया क्योंकि आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर होती ही रहती है। तो मेरा नाम अमाना सजाद हुसैन है। ठीक है, और मैंने फरवरी 2020 में क्वालिफाई किया था। सो इट्स हिस्ट्री नाउ। ठीक है, अब इस बात को भी आज सितंबर का महीना है, यानी कि 5 साल गुजर गए, 6 साल होने वाले। और मैंने जो स्टार्ट टीचिंग का किया था, वो मैंने स्टार्ट किया था विद यूनिवर्सिटी। मैंने आईबीए में पढ़ाया था कंपनी लॉ। ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ाने के बाद आई थॉट कि मुझे जो है वो अपने ही स्टूडेंट्स को लाजमी पढ़ाना चाहिए, अपनी कम्युनिटी को। ठीक है, बिकॉज हमारी कम्युनिटी के अंदर जो लॉस के टीचर हैं वो बहुत कम है। आपको अकाउंटिंग के मिलेंगे, आपको ऑडिट के मिलेंगे, आपको बीएफटी से मिलेंगे, पर ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके टीचर्स बहुत कम है। सो आई स्टार्टेड विद उसमें कोविड था। ठीक है, तो कॉलेज मैंने एक स्टार्ट किया फिजिकली वहाँ पे। मैंने वहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए, पर उस 1 ईयर वहाँ पढ़ाने के बाद देन मैंने ऑनलाइन की तरफ रिवर्ट किया, और दैट वाज 2022। सो 2022 से 2025 अभी तक हो गया, तो आई एम विद द CA-MATE इजी, और इन्हीं के प्लेटफॉर्म से मैंने कंपनी लॉ, बी लॉ, ऑडिट, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए। बट पिछले पास्ट 2 years से, आई गेस पास्ट 1 year से, आई वाज जस्ट टीचिंग वन सब्जेक्ट, दैट वाज कंपनी लॉ। ठीक है, और उससे पहले मैं बी लॉ भी पढ़ा रही थी, लेकिन बस मैंने कुछ अपनी कमिटमेंट की वजह से इसको किया। लेकिन सिंस अब कंबाइन हो गया, तो पहले तो चलो अलग था, लेकिन अब कंबाइन हो गया है। सो आई विल टीचिंग बोथ दी सब्जेक्ट्स टू ऑल ऑफ यू। और इसी वजह से आई हैव एन आइडिया कि हर इवन चैप्टर के अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या कैसे उसको डील करना होगा, सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, और जैसा बी लॉ के सवाल जो हैं वो कम्प्लीटली इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द सी लॉ क्वेश्चंस। ठीक है, उसका अटेम्प्ट करने का तरीका, उसके क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीटली इंटायरली। जैसे सी लॉ के सवाल, अगर जो कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, तो आप देखेंगे उसमें बड़ी कहानियां लिखी होती हैं, कुछ 5-6 लाइनों की कहानियां होंगी। सी लॉ का सवाल भी उतना ही कॉन्सेप्चुअल होगा, लेकिन कहानी इन द 2 लाइन्स होगी। ठीक है, 2 लाइनों के अंदर वो कहानी लिखी होगी, बहुत ज्यादा लंबी कहानियां नहीं होती बी लॉ के सवालों के अंदर। ठीक है, लेकिन होगा क्वेश्चन जबरदस्त धमाकेदार होगा। समटाइम आपको सी लॉ का क्वेश्चन इतनी ज्यादा लाइनों पे मिलेगा, 7-8 लाइनों का सवाल होगा, आंसर 3 लाइनों का होगा। और उसके कंपैरिजन में बी लॉ का सवाल 2
लाइनों का होगा, लेकिन जवाब 5 लाइनों का होगा। तो इन दोनों का जो तरीकाकार है पेपर को, दोनों है लॉज, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इनका अटेम्प्ट करने का तरीकाकार, इनके कॉन्सेप्ट्स वो एक दूसरे से कंप्लीटली इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, इसी वजह से हम इनको कंप्लीटली अलग अलग टाइम देंगे। सिर्फ जहां पे हमारा एज हो जाएगा, ठीक है, जहां पे हम एक मेजर पोर्शन, एक मुश्किल पोर्शन कर चुके होंगे, तब वहां पे हम इजी पोर्शन ऑफ कंपनी लॉ एंड इजी पोर्शन ऑफ बी लॉ एक साथ करेंगे। सही है, वो सिर्फ इसीलिए करेंगे ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ सके। ठीक है, अगर सपोज मैं आपकी यहाँ पे ये क्लास ना लूँ दिसंबर के मंथ पे, तो आप यही बातें सोचेंगे, फिर जनवरी के महीने में ये सारा लोड आपको उठाना पड़ेगा, जहां पे पेपर बहुत करीब होंगे। तो क्या आप ये लोड तब उठाना पसंद करेंगे जब आपके एग्जाम्स करीब होंगे, या एग्जाम से कहीं पहले? ऐसा ही है कि एग्जाम से पहले उठा लिया, यू आर डन विद द डिफिकल्ट पार्ट, नाउ द इजी पार्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। आप प्रिपरेशन मोड में होगा, आपको पता होगा कॉम्प्लेक्सिटी का, लेकिन अगर यही मैं आखिरी महीने में ले जाऊं तो क्या होगा कि और सब्जेक्ट्स की टेंशन और प्रॉब्लम, फिर तो आप यही करेंगे यार इस पेपर को तो अभी छोड़ दो, अगली दफा देखेंगे। सही है, तो हम उस चीज को कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। हम अपनी तैयारी को क्लास में ही बेहतरीन बनाएंगे और पूरे तरीके से इस पेपर को पास करने की कोशिश करेंगे। आखिर इतना मुश्किल तो नहीं है, हमसे पिछली अटेम्प्ट्स में जो लोग कर चुके हैं, जिन्होंने कंबाइन दिया था, उन्होंने भी तो पास किया है ना। सही है, तो क्योंकि मैंने आई गेस, जो मैं आपको बता रही हूँ, कोविड का जब टाइम था, तो ये कंबाइन पेपर था। तो जो मेरी क्लास थी उसके अंदर द स्ट्रेंथ वाज लाइक 50 से 60 लोग थी, और तकरीबन 30 लोगों ने पेपर पास किया था। ठीक है, तो वो जो 20 लोग वो थे, वो जो कंसिस्टेंट नहीं होते, आपको आइडिया होता है, जो क्लास में नहीं आते, जॉइंट पे कह देते हैं यार ये नहीं होना, ये होना होना फलाना। आपको पता ही, आप उस एनवायरनमेंट से हैं, ऐसे लोगों से मिल चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट से मिल चुके हैं, आपको पता है जिनका सीरियसनेस का लेवल क्या होता है। तो अगर एक मेजॉरिटी ने पास कर लिया था, तो इसका मतलब है कि ये पेपर इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आज की क्लास को एंड करते हैं। किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? जी, काइंडली चैट में रिस्पॉन्ड कीजिए, एनी क्वेश्चन? ये आप मोबाइल कर रहे हैं? बेटा मुझे आपकी ना क्वेश्चन समझ नहीं आ रही कि लैपटॉप पे ज्वाइन कैसे करना है। कुछ आपने जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं, वो मेरे लिए समझना मुश्किल है। आपने लैपटॉप पे कैसे ज्वाइन करना है? आप ये ये क्रोम पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप जूम लिखेंगे, या आपका जो लिंक मिलता है ठीक है, उससे भी क्लिक करेंगे। ये देखें, डाउनलोडिंग द जूम, इसको आप डाउनलोड कर देंगे। जब आप डाउनलोड कर देंगे तो ये देखें, ये आपके यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आपने खोलना होगा, आपकी क्लास का लिंक सामने होगा। जैसे मैं तो एज अ टीचर आ रहा है, यहाँ पे आपका लिंक आ जाएगा, आपने उसको क्लिक करना होगा, आपकी स्टार्ट हो जाएगी क्लास। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज टू जस्ट डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड भी मैंने आपको बता दिए कैसे होगा ठीक है, गूगल मीट नहीं है, जूम पे आपकी क्लास है। ठीक है, ठीक है, चले जी, यहाँ पे करते हैं आज की क्लास को एंड। कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।